नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग फिर से अरिहंत के इतिहास कैप्सूल हैंडरिटन नोट्स को देखने वाले हैं, जो कि आज के इस सेशन का टॉपिक होगा भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार। ये ध्यान रखिएगा। और ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, एनडीए, सीडीएस या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं, तो उसके लिए यह एक मस्त रिवीजन सेशन होने वाला है। ये ध्यान रखना है हमें। और उपयोगी होगा 14वीं जेपीएससी और आपका सितंबर महीने में इसी माह में होने वाले 71वीं यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रिवीजन सेशन यह होने वाला है। आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक होगा, भारत में अंग्रेजों का भारतीय क्षेत्रों में विस्तार। किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में विस्तार किया। अब इसके लिए 3-4 युद्ध के डेट आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला अगर हम लोग देखें कि भारत में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता की स्थापना के लिए 3 महत्वपूर्ण कौन कौन से युद्ध लड़े, तो पहला है हमारा चिंसुरा का युद्ध। चिंसुरा या इसे हम लोग बेदरा के युद्ध के रूप में भी जानते हैं। यह युद्ध अगर हम लोग देखें 1759 ईस्वी में डचों के साथ अंग्रेजों ने लड़ा था। और इसी युद्ध के उपरांत भारत में डच शक्ति का समापन हो जाता है। वो भारत छोड़ करके चले जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है बेदरा का युद्ध। इसके बाद स्वाली का युद्ध हुआ था, और स्वाली का युद्ध एक नौसैनिक युद्ध था। ये ध्यान रखिएगा, स्वाली का युद्ध एक नौसैनिक युद्ध था जो कि 1612 ईस्वी में लड़ा गया था पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य। ये ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के मध्य स्वाली का युद्ध लड़ा गया था। और स्वाली है कहाँ, तो सूरत के निकट एक गांव है। सूरत के निकट एक गांव है स्वाली, जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य भारत में कर्नाटक के युद्ध लड़े गए थे। कर्नाटक के युद्ध के अंतर्गत मूलतः 3 युद्ध लड़े गए थे, और इन 3 युद्धों में अंतिम रूप से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त किया था, जिसमें कि 1760 ईस्वी का वांडीवॉश का युद्ध था। 1760 ईस्वी में वांडीवॉश के युद्ध में अंतिम रूप से फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था। अब कर्नाटक युद्ध की जब बात करेंगे, तो पहले कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था, तो ध्यान रखिएगा, यह युद्ध 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा जाता है। कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। इसको लेकर के यूरोप में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के मध्य युद्ध होता है, जिसका विस्तार हम लोग भारत में देखते हैं। और इस युद्ध का जो समापन था वह एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी संघर्ष समाप्त हो जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, तो यह भारत के अंदरूनी कारण पर था, क्योंकि 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक लड़ा गया था। और इसका मूल कारण था कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न, साथ ही साथ हैदराबाद के उत्तराधिकार का प्रश्न। और जो भी दावेदार थे, उन सभी दावेदारों के पीछे दोनों शक्तियां अपनी शक्ति झोंक देती है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदरूनी मामलों को लेकर के पहली बार भारत में ही ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में उलझ जाते हैं। और इनका मूल उद्देश्य था कर्नाटक पर किस प्रकार से अपने आधिपत्य की स्थापना की जाए, ताकि भारत के साथ जो व्यापारिक हित है उनके सुरक्षित किए जाए। तो प्रारंभ इसका अंबूर के युद्ध से होता है, जो कि 1749 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है, और उस समय फ्रांसीसियों का गवर्नर था डुप्ले। ये ध्यान रखें, डुप्ले उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर था। और इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी की संधि के साथ हो जाती है, जो कि 1755 ईस्वी में हुई थी। और इस समय पांडिचेरी की संधि जब हुई थी, तो भारत का जो गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर, वो गोडेहू था। याद रखिएगा, डुप्ले के पश्चात गोडेहू को भारत भेजा जाता है, ताकि भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसे समाप्त किया जा सके। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे, तो यह भी यूरोप में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का भारत में विस्तार देखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, 1756 से लेकर के 1763 ईस्वी तक यह युद्ध लड़ा जाता है। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि 1760 ईस्वी में वांडीवॉश का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। और उस समय जो हमारा सेनापति था, अंग्रेज सेनापति, वह था आयरकूट। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया, और फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में
काउंट डी लाली था। काउंट डी लाली की सेना को पराजित करता है आयर कूट। अब यहाँ पर राजनीतिक विस्तार की जब हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त होता है। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर जब मद्रास का पट्टा इन्हें प्राप्त हो जाता है तो वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की जाती है। ये फ्रांसिस डे के द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि वर्तमान मद्रास में, वर्तमान चेन्नई में है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा से हो जाता है, जिसके एवज में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई द्वीप दहेज के रूप में प्रदान किया था। ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों को मुंबई की प्राप्ति होती, मुंबई द्वीप की, जो कि दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी इस विवाह के उपरांत। और यहाँ ध्यान रखना है कि 1688 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने इस द्वीप को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे दिया था। इससे पूर्व अगर हम लोग बात करें तो 1651 ईस्वी में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था शाह सुजा। ध्यान रखिएगा, शासक नहीं, ये था वहां का गवर्नर, ये था वहां का गवर्नर। शाह सुजा से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक छूटें प्राप्त करने में सफलता अर्जित कर ली। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि 1698 ईस्वी में जब बंगाल का गवर्नर अजीमुशान था तो अजीमुशान ने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी सौंप दी थी। ये 3 गांव कौन कौन थे? तो सुल्तानती, कालीकट और आपका गोविंदपुर। कालीकट नहीं होगा, कोलीकाता होगा, कोलीकाता होगा, ये ध्यान रखिए। कोलीकाता, सुल्तानती और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी जाती है। कालांतर में यहीं पर अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता शहर की स्थापना की जाती है और आपका फोर्ट विलियम कोठी का निर्माण किया जाता है। कोलीकाता से ही कोलकाता शब्द बना है। और 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने पांडिचेरी भी प्राप्त कर ली थी वांडीवास युद्ध के उपरांत, लेकिन बाद में जब संधि होती है तो उसे सौंप दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बंगाल सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर ही अधिकार किया गया था और यहाँ से ही उन्होंने भारत के ऊपर अपना आधिपत्य या अधिकार स्थापित पूर्ण रूप से किया था। यहीं से मिले पैसे का उपयोग करके भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार अंग्रेजों ने किया और अपने व्यापार को भी बढ़ावा दिया था। यहाँ पर इसीलिए बंगाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ शासकों के नाम भी हमें ध्यान में रखने होंगे कि कौन कौन से शासक थे, जो मुगल कालीन हो और उसके उपरांत स्वतंत्र बंगाल के नवाबों की भी बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बंगाल की बात करें तो अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में अपनी पहली बंगाल में जो कोठी या फैक्ट्री की स्थापना थी वह हुगली बंगाल में स्थापित की थी। और हुगली एक बंदरगाह क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा, हुगली एक बंदरगाह क्षेत्र है। और यहाँ के बंगाल के प्रथम नवाब की बात करेंगे तो वह था मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी जो थी वह स्थानांतरित की थी ढाका से मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद की स्थापना जो है वो मुर्शिद कुली खान के द्वारा ही की गई थी और इसने यहाँ पर बंगाल में लगान वसूलने के लिए इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। और इजारेदारी प्रथा की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति नीलामी में सर्वाधिक बोली लगाता था उसे लगान वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। साथ ही साथ इसने कृषकों की उन्नति के लिए उन्हें तकावी ऋण भी प्रदान किए थे। ऋण देने की व्यवस्था का भी सूत्रपात बंगाल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ किया था। इसके उपरांत फर्रुखसियर जब भारत का सम्राट बनता है तो यहाँ पर इसने एक बंगाल में अंग्रेजों के लिए एक परमिट या फरमान जारी करता है जिसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। इस सुनहरे फरमान के द्वारा ही बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त होती है, जिसमें कहा गया था कि 3000 रुपए वार्षिक कर देकर के अंग्रेज बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। इसी दरमियान मुर्शिद कुली खान के उपरांत 2 नवाब बनते हैं जिनके नाम थे शुजाउद्दीन मोहम्मद खां और सरफराज खां। सरफराज खां को बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां के द्वारा गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है और इस युद्ध के उपरांत ही
अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गिरिया का युद्ध महत्वपूर्ण है, अलीवर्दी खान ने जीता था सरफराज खां को पराजित करके, और 1740 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार अलीवर्दी खां बन गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा कि उस समय जो शासक था वो मुगल शासक हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। चूंकि अब से जो केंद्र में शक्ति थी, सेंटर में जो शक्ति थी वह काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, और जो स्थानीय महत्वाकांक्षी सूबेदार थे, जो ताकतवर हो चुके थे, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र होते हुए भी वो मुगलों को नजराना और वार्षिक कर वगैरह प्रदान किया करते थे। एवज में ये इनके अधिकारों की, मुगल शासक जो थे इनके अधिकारों की पुष्टि किया करते थे। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में अलीवर्दी खान ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में पराजित किया और 1740 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बन जाता है। ये बिहार का सर सूबेदार था, या इसे हम लोग उप सूबेदार के रूप में भी जानते हैं, ये ध्यान रखिए। अलीवर्दी खां के उपरांत जो शासक बना वह इसका नाती था सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के ही शासन काल में अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ध्यान रखिएगा 1756 और 1757 में आपका पलासी का युद्ध हुआ था। इसके उपरांत मीर जाफर को अंग्रेजों ने शासक बनाया बंगाल का, और इससे काफी ज्यादा इन्होंने पैसे निचोड़े थे। अंग्रेजों ने इसे काफी ज्यादा पैसे निचोड़े थे। विशेष रूप से अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी गवर्नर क्लाइव ने इससे काफी ज्यादा पैसे प्राप्त किए थे और कुछ जागीरें भी प्राप्त की थी। मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्लाइव का गीदड़ भी मीर जाफर को कहा जाता है। मीर जाफर के उपरांत 1760 ईस्वी में मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, उसे क्लाइव ने बंगाल का गवर्नर बना दिया। क्योंकि अब मीर जाफर और अधिक पैसा अंग्रेजों को नहीं दे पा रहा था, इसी के एवज में मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बनाया जाता है बंगाल का। और जब मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है तो ध्यान रखिए कि इसमें किसी भी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ था, और इस सत्ता परिवर्तन को बंगाल के इतिहास में बंगाल की रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ था। मीर जाफर ने आसानी से मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी थी, लेकिन मीर कासिम जो था वो मीर जाफर से ज्यादा योग्य व्यक्ति था, कुशल प्रशासक था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। ध्यान रखिएगा, मुंगेर स्थानांतरित किसने राजधानी की, तो मीर कासिम के द्वारा 1760 में की जाती है। 1763 ईस्वी तक यह यहाँ पे शासन किया था। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ध्यान रखिएगा कि मीर कासिम से भी अंग्रेजों का अनबन हो जाता है, क्योंकि मीर कासिम स्वतंत्र रूप से अपनी शासन का संचालन करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि एक कठपुतली शासक बंगाल की गद्दी पे बैठे ताकि उनके हितों को कोई नुकसान न पहुंचे। तो इसी पेशोपेश में दोनों के मध्य युद्ध हो जाता है, और फिर से हम लोग देखते हैं कि मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को बनाया जाता है शासक। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी कालखंड में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। यहीं पर हम लोगों ने देखा है कि बक्सर का जब युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, तो उसमें आपका अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ में एक त्रिगुट संधि की स्थापना करता है, और इन तीनों शक्तियों के साथ अंग्रेज बक्सर के मैदान में जा भिड़ते हैं, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है। तो आगे हम लोग इसे देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लें एक तथ्य और, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 1765 में बक्सर के युद्ध के उपरांत जब 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, तो इस इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये आपका निजामुद्दौला या नजमुद्दौला हो जाएगा। निजामुद्दौला या नजमुद्दौला ने आपका इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया था। निजामुद्दौला के उपरांत सैफुद्दौला शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, और उसके उपरांत मुबारकुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब बनाया जाता है, और इसे बंगाल के फैंटम या बेताल की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, एलिजा इम्पे ने मुबारकुद्दौला, जो कि बंगाल का अंतिम नवाब था,
उसे बंगाल के फैंटम या बंगाल के बेताल की संज्ञा दी है। एलिजा इम्पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के न्यायाधीश के रूप में इसे नियुक्त किया गया था। अब बात करेंगे सबसे पहले सिराजुद्दौला की। तो ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला जो था इसने करमुक्त फरमान जो कि फर्रुखसियर के द्वारा दिया गया था उसकी वापसी कर लेता है, और इसी के कारण हम लोग देखते हैं कि इनका अंग्रेजों के साथ अनबन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यही वह कालखंड था जब कर्नाटक का युद्ध दक्षिण भारत में लड़ा जा रहा था। कर्नाटक के युद्ध जब लड़े जा रहे थे तो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया दोनों कंपनियों ने, फ्रांसीसी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनियों ने बंगाल में अपनी कोठियों का क्या करना, किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो इनकी कोठी थी फ्रांसीसियों की, वह चंद्रगिरी में थी। सिराजुद्दौला का कहना था कि भैया तुम लोग कर्नाटक में जो कर रहे हो ऐसी तैसी करा रहे हो अपनी कराओ, लेकिन बंगाल का जो एरिया है वो मेरा एरिया है, यहाँ तुम दोनों एक दूसरे की कोठियों पर हमला नहीं करोगे। और इसी सिलसिले में दोनों कंपनियों को बोला जाता है कि जो अपनी किलेबंदी कर रहे हो किलेबंदी को रोक दो। अब इस आश्वासन के उपरांत फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी किलेबंदी रोक दी, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किलेबंदी प्रारंभ रखी जाती है। इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि पहले कासिम बाजार पर मीर सिराजुद्दौला के द्वारा आक्रमण किया जाता है। वहां पर विजय के उपरांत ये यहाँ अंग्रेजों के फोर्ट विलियम पर हमला कर देता है, जहां हम लोग देखते हैं कि कुछ अंग्रेज कैदियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण यह काल कोठरी की घटना घटित होती है। जून का महीना काफी गर्मी और उमस वाला महीना था। 20 जून को यह घटना हुई थी 1756 ईस्वी को। इसके उपरांत देखें कि अगले दिन जब वो दरवाजा खोला जाता है उस कमरे का, तो 146 कैद किए गए लोगों में से केवल 23 अंग्रेज ही जीवित बचते हैं। और इस घटना का जो प्रत्यक्षदर्शी था वह था जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल ने इस घटना के विषय में सभी को बताया कि ये घटना घटित हुई थी। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि क्लाइव आता है बंगाल कर्नाटक से होता हुआ, और यहाँ पर सिराजुद्दौला के विरुद्ध वह अपना अभियान प्रारंभ करता है। इसके लिए उसने सिराजुद्दौला के जो भी दरबारी थे, जो भी सेनापति थे और जो भी उसके बैंकर्स थे, उनको एक षड्यंत्र के तहत अपनी ओर मिला लिया, और सभी को कुछ ना कुछ लालच दे करके मिलाने का प्रयास क्लाइव के द्वारा किया जाता है। सारे लोग मिल भी जाते हैं और बाद में पलासी का युद्ध लड़ा जाता है। यह ध्यान रखिएगा 23 जून 1757 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका सेनापति तो क्लाइव कर रहा था और सिराजुद्दौला के मध्य। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक तथ्य कि सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति था। परिणाम क्या होता है, तो सिराजुद्दौला की इसमें पराजय होती है और सिराजुद्दौला की जो हार, यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार होती है। और उसके उपरांत सिराजुद्दौला की जो हत्या थी वह राजमहल के निकट मीर जाफर के मीरण के आदेश पर कर दी जाती है। जब वह राजमहल के निकट गंगा नदी पार कर रहा होता है सिराजुद्दौला, तभी उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक तथ्य कि सिराजुद्दौला ने जिस करमुक्त फरमान को वापस लिया था वह 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान किया गया आपका फरमान था, और इस फरमान को इतिहासकार ओम्स ने कंपनी के महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा के रूप में भी इसे कहा है। अब बात करेंगे अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों की। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना का सेनापतित्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और ये केवल 3000 लोगों की 3000 सैनिकों की फौज थी ऐसा कहा गया। इसका परिणाम क्या होता है, तो मीर कासिम के नेतृत्व में मीर कासिम के नेतृत्व में जो त्रिगुट संधि त्रिगुट अलायंस बनाया गया था उसकी पराजय होती है, और मीर कासिम बंगाल का नवाब था 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी के मध्य। यह भी अंग्रेजों से काफी ज्यादा त्रस्त था और विशेष रूप से अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी किए गए दस्तक के दुरुपयोग से काफी ज्यादा परेशान था। ये तो दस्तक के प्रयोग को इसने बंद करवा दिया और बोला सभी भारतीय हो चाहे अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो, बंगाल के क्षेत्र से करमुक्त व्यापार आप कर सकते थे। अब इस करमुक्त व्यापार को अंग्रेजों ने अपना अपमान कहा,
कि भैया मेरा छोड़ करके कोई और यहाँ से बिना पैसा दिए व्यापार नहीं कर सकता। मतलब दादागिरी यहाँ पे अंग्रेज करने लगे। तो दादागिरी के कारण ही ये युद्ध प्रारंभ यहाँ पे होता है। कालांतर में हम लोग पटना हत्याकांड भी इसमें देखते हैं, जो कि मीर कासिम के द्वारा किया गया था पटना में, वहां के गवर्नर एलिस को पराजित करने के उपरांत। तो बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हुई थी। एक अन्य तथ्य बता दूं कि अगर मीर कासिम के इतिहास की अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें एक बुक पढ़ना होगा जिसका नाम है सियारुल मुतखरैन। सियारुल मुतखरैन एक बुक है जिसके रचनाकार मुतखरैन, बड़ा अजीबोगरीब नाम होता है फारसी में। सियारुल मुतखरैन ये बुक है और गुलाम हुसैन इसके रचनाकार है। गुलाम हुसैन की इस कृति में हमें मीर कासिम के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम लोग युद्ध पे रहेंगे, बक्सर के युद्ध में। तो मीर कासिम अवध का नवाब जाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं को हेक्टर मुंडो पराजित करता है और कालांतर में इलाहाबाद की संधि की जाती है। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव के भारत आगमन पर की जाती है। ध्यान रखिएगा, जब यह युद्ध लड़ा गया था तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर नहीं था, वह इंग्लैंड में आराम फरमा रहा था। यह ध्यान रखिएगा। बाद में पुनः भेजा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, यह कहकर कि जिस व्यक्ति ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के लिए इतना कार्य किया है उसे ही पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित करने दिया जाए, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भेज दिया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त 1765 ईस्वी में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी जो अधिकार थे वो प्रदान किए जाते हैं और बंगाल का जो दीवानी था वो प्राप्त हो गया। निजामत का कार्य या जो भी प्रशासनिक कार्य थे वह दिया जाता है शाह आलम द्वितीय को। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि शाह आलम द्वितीय के मातहत जो यहाँ का नवाब था नजमुद्दौला, वह यहाँ पे शासन कर रहा था निजामत के कार्य के लिए। और इसी के एवज में 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन जो थी वह मुगल शासक को प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निजामत के अंतर्गत जनरली जो प्रशासनिक कार्य थे वो किए जाते थे और दीवानी में जो भी पैसे वाले काम थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो यहीं से भारत में माना गया कि भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ होता है, जिसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने प्रारंभ किया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यह जो आपका द्वैध शासन था यह बेसिकली इस प्रशासन के क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। प्रांतों के लिए जब हम लोग एक्ट पढ़ेंगे तो वहां भी द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था, जिसे 1935 ईस्वी में समाप्त किया गया था प्रांतों से और केंद्र में लागू किया गया था द्वैध शासन। वहां हम लोग देखेंगे अलग तरीके से उसे, लेकिन यहाँ के लिए ध्यान रखिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जारी किया गया था, लागू किया गया था। इसके बाद आते हैं मैसूर के साथ अंग्रेजी संबंध को। तो 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बनता है हैदर अली। ये ध्यान रखिएगा, हैदर अली शासक बनने से पूर्व डिंडी गुल का सूबेदार था। कालांतर में हैदर अली ने मैसूर के शासक से सत्ता अधिग्रहित कर ली थी और यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य 4 युद्ध लड़े जाते हैं, जिसे हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। मैसूर के प्रथम युद्ध की बात करेंगे तो यह जो युद्ध थी इसकी समाप्ति मद्रास की संधि के द्वारा हो जाती है 1769 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। और कहा जाता है कि इस युद्ध में अंग्रेजों को हैदर अली ने पराजित किया था। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ समर्थन करने के लिए, सहयोग करने की भावना संधि कर लेते हैं। अंग्रेज सोचे इसे पराजित नहीं कर सकते, बाद में इसके साथ हम लोग निपटेंगे। इसके उपरांत 1780 ईस्वी में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इसकी समाप्ति मैंगलोर की संधि से होती है, जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी। और इस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था, ये ध्यान रखिएगा। और इसी युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली के स्थान पर उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। इसके उपरांत 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी के मध्य तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त कर लिया जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय होती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो इस युद्ध के दरमियान
जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और इसी युद्ध में 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान से अंग्रेजों ने युद्ध हर जाने के रूप में डिमांड की थी, और यदि युद्ध हर जाना जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक इसके 2 पुत्रों को, टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक बना करके रखा था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 इसमें लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लड़ा गया, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है जब वो श्रीरंगपट्टनम के किले के बाहर लड़ता हुआ, ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम के किले के बाहर लड़ता हुआ वह मारा जाता है, और यहाँ पर टीपू सुल्तान अंतिम रूप से पराजित हो जाता है। मैसूर पर फिर से वोडेयार वंश के शासन की स्थापना कर दी जाती है। हैदर अली की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करें 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान शासक बनता है। और टीपू सुल्तान की बात करेंगे तो ये इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, और फ्रांसीसी क्रांति से यह काफी ज्यादा प्रभावित था। तो फ्रांस की क्रांति में जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एक क्लब बनाया गया था क्रांति के विस्तार और विकास के लिए, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था टीपू सुल्तान। इसे हम लोग शेर मैसूर या नागरिक टीपू के रूप में भी जानते हैं। इसकी मृत्यु 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान हो गई थी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली की, तो यहाँ ध्यान रखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की प्रणाली प्रारंभ करने वाला एक प्रमुख गवर्नर था बंगाल का। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस संधि के तहत जो अंग्रेजों की राजनीतिक सीमाएं थी उससे आगे इनकी सैन्य सीमाएं पहुंच गई थी। अब सैन्य सीमाएं किस प्रकार से पहुंची, तो जिस भी राज्य के साथ में इस संधि को किया जाता था वहां पर उनके विदेश नीति के साथ साथ, ध्यान रखिएगा, विदेश नीति के साथ साथ उनकी सैनिक शक्ति पर जो नियंत्रण था वह अंग्रेजों का हो जाता था। और उस राज्य के खर्च पे जिनके साथ सहायक संधि की गई थी वहां पर अंग्रेजी सेना को रख दिया जाता था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैन्य नीति और विदेश नीति पर सहायक संधि के द्वारा अधिकार करने का प्रयास किया गया था। इसके उपरांत अगर हम लोग बात करें पंजाब, अब आते हैं पंजाब की, तो पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा पंजाब में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की जाती है, जिनका जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाला में हुआ था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनका जो जन्म था यह सुकर चकिया मिसल में किया गया था। सुकर चकिया मिसल में इनका जन्म हुआ था, जिनके मुखिया थे महासिंह, जो इनके पिता भी थे। 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के उपरांत इनके पुत्र खड़ग सिंह जो थे वो सिख साम्राज्य के शासक बनते हैं। यहाँ ध्यान रखिए, खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह और फिर हमारे एक अन्य शासक हो जाएंगे दलीप सिंह, जो कि अंतिम शासक थे सिख साम्राज्य के। अब महाराजा रंजीत सिंह की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने इनके साथ में एक संधि की थी जिसे हम लोग अमृतसर की संधि के नाम से जानते हैं। और अमृतसर की संधि के आधार पर ही सिख साम्राज्य और अंग्रेजी साम्राज्य के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ था। इसमें कहा गया कि सतलुज नदी के पूर्व की जो सीमा होगी वह अंग्रेजों की होगी, एवं अंग्रेज जो होंगे वह सतलुज नदी के उत्तर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस संधि के उपरांत ही हम लोग देखते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर आदि पर अपना अधिकार कर लिया था। अंग्रेजों और सिख के मध्य ये संधि हुई थी, और यह संधि जो थी चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा की गई थी। चार्ल्स मेटकॉफ अमृतसर की संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था। प्रमुख युद्धों की बात करेंगे 1739 के उपरांत जब रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो 2 युद्ध लड़े गए मूल रूप से। पहला आंग्ल सिख युद्ध जो था 1845 से 1846 ईस्वी के मध्य लड़ा गया, जिसमें सिखों की पराजय होती है और लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 ईस्वी में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज और उस समय के शासक दलीप सिंह के मध्य यह संधि होती है, और दलीप सिंह की संरक्षिका जो थी वह थी रानी जिंद कौर, और अंग्रेजों के मध्य यह संधि होती है। और इसके उपरांत हम लोग देखते हैं कि भैरोवाल की एक पूरक संधि की जाती है 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को, और यहाँ पर लाहौर में अंग्रेजी सेना के अस्थायी प्रवास को स्वीकार इस संधि के माध्यम से कर लिया जाता है, और विदेश नीति पर अंग्रेज अधिकार कर लेते हैं। सिख साम्राज्य की विदेश नीति और सैन्य नीति दोनों पर अधिकार कर लिया जाता है। ये भैरोवाल की जो पूरक संधि थी यह मूल रूप से एक
सहायक संधि की पुष्टि थी, जिसके माध्यम से ये कार्य अंग्रेजों ने किए थे। इसके उपरांत दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 ईस्वी में, और इसमें दिलीप सिंह को बंदी बना लिया जाता है और उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया जाता है कि जाओ तुम वहां पर पढ़ो लिखो, वहीं तुम काम धाम करो। और महारानी जिंद कौर को गिरफ्तार करके दूसरी जगह बेदखल कर दिया था। इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में 3 प्रमुख युद्ध हुए, जिसमें पहला रामनगर का युद्ध था नवंबर 1848, किलियांवाला का युद्ध था जनवरी 1849 में, और गुजरात का युद्ध था फरवरी 1849 में। गुजरात के युद्ध को हम लोग तोपों के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तोपों के युद्ध के नाम से भी इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। और मार्च 1849 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसने अंग्रेजी सत्ता यहाँ पर स्थापित कर दी और संपूर्ण साम्राज्य का विलय अंग्रेजी क्षेत्र में कर लिया था। ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी को हम लोग उसके हड़प नीति के लिए जानते हैं, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता था, और इसी का एक मूल कारण भी था, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति भी हुई थी। लेकिन डलहौजी न केवल अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपितु भारत में अपने द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भी जाना जाता है, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल और में कवर करने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे अफगान अंग्रेज युद्ध की। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल युद्ध के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। प्रथम युद्ध जो हुआ था 1839 से 1842 के मध्य हुआ था, और गवर्नर था इसमें जॉन लॉरेंस के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसके उपरांत द्वितीय युद्ध जो था 1878 से लेकर के 1880 के मध्य होता है। इसी युद्ध में गंडमक की संधि होती है, 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि होगी। और तृतीय युद्ध जो था 1919 में होता है और रावलपिंडी की संधि होती है। और इसी रावलपिंडी की संधि के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा को सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि डूरंड रेखा को सीमा के रूप में किस संधि के द्वारा निर्धारित किया गया, तो हमारा रावलपिंडी की संधि के द्वारा। अब इसके उपरांत अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में सिंध पर अपने अधिकार कर लिए थे। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है डुआर्टे बारबोसा एक पुर्तगीज लेखक था और ये घोड़ों का सौदागर था। घोड़ों का सौदागर था जो कि सौदागर था, ये ध्यान रखिएगा। ये विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में आया था और इसने यहाँ के व्यापार और समाज का चित्रण अपने किताब में किया है। कॉर्नवालिस के सुधार की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। इसने नौकरशाही का गठन किया और कॉर्नवालिस कोड की इसने शुरुआत की थी। बंगाल गजट ध्यान रखिएगा, भारत का पहला पत्र था, पेपर था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंग्ल बर्मा युद्ध 1825 ईस्वी में लड़ा गया था। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध था जिसे यांडवो की संधि हुई थी 1856 ईस्वी में और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों का असम पर अधिक कब्जा हो गया था। रिसरा आपका पश्चिम बंगाल में है, जहां पर भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी और बाद में ऑकलैंड मिल जो है ये कपास मिल था। कलकत्ता में 1813 में और बाद में 1854 ईस्वी में आपका कपास मिल की स्थापना बंबई में की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आज के इस सेशन को यहीं तक रखेंगे। इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।